मैं सावित्री चौधरी माँ भारती शाला परिवार की ओर से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। और संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसका हम चौथा चरण और अंतिम चरण आज पढ़ने जा रहे हैं। 4 भाग हमने इस वीडियो के बनाए हैं। आप चारों भाग देखें और जो सैद्धांतिक परीक्षाएं हैं आपकी, चाहे वो बीएड की हो चाहे डीएलएड प्रोग्राम्स की हो, आप उसे अच्छे से अच्छा लिख के पाएँ, यही हमारा प्रयास है। साथ में आपको ये मैं बता देना चाहती हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है वो हम थोड़ी देर के लिए वाइट बोर्ड पे ज़रूर दिखाते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए, जिससे कि आप क्या कर सकें, उसको आराम से राइट डाउन कर सकें, आप उसे लिख सकें। आप उसे स्क्रीनशॉट भी आप उसका ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर भी आप राइट डाउन कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको वाइट बोर्ड दिखा रही हूँ, आप वाइट बोर्ड देखें। ज्ञानात्मक विकास की जो सिद्धांत है जो जीन पियाजे ने दिया था, तो हम अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे थे। अब हम तीसरी अवस्था पढ़ रहे हैं संज्ञानात्मक विकास की, जो जीन पियाजे ने दी है। तीसरी अवस्था जिसे हम मूर्त संक्रिया कहते हैं, मतलब स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब देखिए, मैं आपको वाइट बोर्ड के माध्यम से कुछ मुख्य बिंदु बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। देखिए वाइट बोर्ड की ओर देखेंगे, देखिए लिखा है तीसरी अवस्था। कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रिया। समय क्या है इसका? आयु सीमा क्या है इसकी? 7 से लेकर 11 वर्ष तक। क्या विशेषताएं हैं इसकी? इन विशेषताओं पर बात करेंगे। तो जो तीसरी अवस्था है जिसे हमने मूर्त संक्रिया कहा है, इस अवस्था में मानसिक संक्रियाएं प्रारंभ होना शुरू हो जाती हैं, प्रारंभ हो जाती हैं जो मानसिक संक्रियाएं होती हैं। फिर देखेंगे, अब आप कहेंगे ये संक्रियाएं क्या होती हैं मैडम, संक्रियाएं क्या है? तो हमने बताया है संक्रिया का तात्पर्य, संक्रियाएं जो है उसका तात्पर्य होता है मानसिक क्रियाओं से। इस अवस्था में बालक और बालिका, मतलब कोई उसमें जो जेंडर है उसमें कोई अंतर नहीं है, हमने यहाँ बताया है बालक और बालिका दोनों आ गए इसमें। बालक और बालिका में चिंतन, समस्या समाधान आदि के कौशलों का विकास हो जाता है, वो विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था की, मतलब तीसरी अवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिनको हमने स्टार के माध्यम से वाइट बोर्ड पर यहाँ प्रदर्शित किया है। देखिए, डिसेंट्रेशन, बच्चा किसी वस्तु, घटना या पदार्थ के विभिन्न आयामों और अवयवों में एक साथ समझ सकता है। कंजर्वेशन देखें, ये भी मुख्य विशेषता है। किसी वस्तु या पदार्थ के बाह्य रूप में परिवर्तन करने से या परिवर्तन होने से उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें कोई भी अंतर नहीं आता। और ये जो क्षमता है, कौन सी वाली क्षमता, ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन, इस क्षमता के आधार पर बच्चे वातावरण की घटनाओं एवं पदार्थों में नियमितता का आभास करते हैं। और अन्य विशेषता देखें, इस पे भी स्टार लगा हुआ है। संक्रिया, ये तीसरी अवस्था का जो नाम है संक्रिया, वही संक्रिया है। ये एक प्रकार का आंतरिक रूपांतरण होती है और इसे उल्टी अवस्था में भी लाया जा सकता है। इस मूर्त अवस्था में बच्चा केवल मूर्त जगत के पदार्थों का ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वो अभी अमूर्त को सोचने के लिए परिपक्व नहीं हुआ है। कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं, वर्गीकरण, क्रमबद्धता, समरूपता आदि। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो था किताबी ज्ञान, एक टर्म थी। अब हम बात करते हैं बिल्कुल सरल भाषा में कि क्या होता है मूर्त संक्रिया, क्या होती है, क्या आयु सीमा, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, उदाहरण क्या है। देखिए, मैंने आयु सीमा का आपसे जिक्र किया था अभी, 7 से लेकर 11 वर्ष तक। इस अवस्था में मानसिक संक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। संक्रिया से तात्पर्य हमारा क्या होता है? संक्रिया से मतलब होता है मानसिक क्रियाओं से, जो हम मानसिक क्रियाएं करते हैं। इसके आधार पर ही मानसिक संरचनाएं जो होती हैं, कॉन्ग्रेगेटिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, उनमें परिवर्तन होता है, परिवर्धन होता है और पुनर्गठन होता है।
इसके अंतर्गत मस्तिष्क में मानसिक क्रियाओं एवं संरचनाओं में विचार एवं प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप किसी भी संरचना के रूप का जो विरोधी रूप है वो भी यहाँ पर आकर निर्मित हो जाता है। जैसे जोड़ने का विरोधी रूप क्या हुआ, उदाहरण से समझिए आप इस बात को। जोड़ने का विरोधी रूप हुआ घटाना। तो ये आप देखेंगे, ये भी हम कर लेते हैं। यदि मुझे आता है 3 2 5 कितना होता है, 3 और 2 5 होता है, तो मेरे को ये भी मालूम है कि 3 में से 2 जाएगा तो वो कितना होगा। संलग्न करने की विरोधी संरचनाएं और अलग करने की, मैं किसी चीज़ को इकट्ठा भी कर सकती हूँ और अलग भी कर सकती हूँ। संश्लेषण भी और विश्लेषण करने की क्षमता भी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार प्रत्येक संक्रिया की तार्किक विरोधी संक्रिया भी इस समय उदय हो जाती है या उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार इस अवस्था में बालक या बालिका जो होता है, उनको हमने अभी भी बात की थी, चिंतन है, समस्या समाधान कौशल है, उसका भी यहाँ आते आते विकास हो जाता है तथा किसी भी संरचना संक्रिया के विरोधी रूप भी साथ साथ में बनते रहते हैं और वो उन संरचनाओं का पुनर्गठन भी कर सकते हैं। अब हम मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसेंट्रेशन की। अब देखिए डिसेंट्रेशन क्या होता है, तो हमने अभी बिल्कुल सरल भाषा में समझिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई भी वस्तु है, घटना है, पदार्थ है, उसके विभिन्न आयाम होते हैं, विभिन्न अवयव होते हैं, उनको एक साथ समझ सकता है। कोई भी वस्तु है, उसकी लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, रंग सबको समझ सकता है वो एक साथ। और उनके साथ बहुत सारी वस्तुओं का आपस में लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, मोटाई जो भी उसे समझ में आ रहा है उसकी संबंध भी वो स्थापित कर सकता है। उसमें एकीकरण भी कर सकता है वो, और अपने व्यक्तिगत धारणाओं से ऊपर उठकर वस्तुनिष्ठ दृष्टि से, मतलब मल्टीपल से, वस्तुनिष्ठ दृष्टि से, जिसमें बाइसेस नहीं होते, जिसमें व्यक्तिगतता शामिल नहीं होती, उसे हम वस्तुनिष्ठ कहते हैं। तो वस्तुनिष्ठ स्तर पर उसको समझने का प्रयास करता है। अब हम दूसरी मुख्य विशेषता की ओर जाते हैं जिसे कंजर्वेशन कहा जाता है। इस अवस्था की मुख्य विशेषता कंजर्वेशन होती है। क्या है कंजर्वेशन, समझिए। अर्थात बच्चे अब ये समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, यदि उसके बाहरी रूप में, रंग में, आकार में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन कर दिया जाए तो उसकी जो मुख्य विशेषताएं होती है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पानी है, बर्फ है, भाप है। अब देखो पानी जो है वो बर्फ का और भाप के रूप का ही आपको देखेंगे परिवर्तित हो जाने पर ही उसकी मुख्य विशेषताओं में कोई कुछ बदला क्या, नहीं बदला ना, बस आपने बाह्य रूप को परिवर्तित कर दिया, अर्थात उसकी मुख्य विशेषताएं नहीं बदलती। अब हम बात करते हैं दूसरे उदाहरण की। तो दूसरे उदाहरण में हमने कहा कि जैसे मिट्टी है, हमने मिट्टी के कुछ गोले बनाए, गोलियां बनाते पुराने ज़माने में जब मैथ्स के क्वेश्चन हल करते थे तो गोलियां बनाते थे। तो हमने गीली मिट्टी की गोली के आकार को बनाया, हमने आकार में मिट्टी हमने गोली बनाई, उसमें आकार में हमने परिवर्तन कर दिया, कभी ऐसा बना दिया, चपटा बना दिया, कभी लंबा बना दिया, कभी चौड़ा, मतलब हम उसे आकार में परिवर्तन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि मिट्टी की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता, मिट्टी की मात्रा वो की वही है, आपने उसका आकार बदलाया, रूप बदल दिया, रंग बदल दिया। अब देखिए एक और उदाहरण देती हूँ मैं गणित से संबंधित, और इसी प्रकार गोले को भी हमने कह दिया आपसे कि गोले के आकार को बदलने पर भी मिट्टी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार बराबर मात्रा में पानी अगर अलग अलग लंबे, चौड़े, तिरछे जैसे भी आप बर्तन में डालेंगे, आप देखेंगे कि पानी की मात्रा में कोई भी अंतर नहीं होगा। बस इसी को हम कहते हैं कि उसी को हमने कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी कहा है। इसी कंजर्वेशन की क्षमता के आधार पर ही बच्चे अपने वातावरण की घटनाओं एवं पदार्थों में नियमितता का, रेगुलरिटी का आभास करते हैं, उनके संबंधों को समझ सकते हैं, बाहर जो उसका जो बाहरी भिन्नता है और आंतरिक अभिन्नता है उसमें भी आप देखेंगे उसका भी ज्ञान वो इसी आधार पर, इसी क्षमता के आधार पर करते हैं। कंजर्वेशन के कारण ही बच्चे जगत में बाह्य घटित घटनाओं में जो भी कोई परिवर्तन होते हैं उनमें अनियमितता
और नियमितता, अभिन्नता आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तथा नियमों को समझ सकते हैं। उसके आधार पर जो घटनाएं हैं और जो पदार्थ हैं उनको नियमित भी कर सकते हैं और संचालित भी कर सकते हैं। इसी के आधार पर बच्चा पदार्थ की जो अवस्था है उसकी अपेक्षा करके उसका रूपांतरण कर सकता है, वो उसको समझने का प्रयत्न करता है, कंजर्वेशन की अवधारणा को समझने का प्रयत्न करता है तथा किसी घटना या पदार्थ के विभिन्न पक्षों एवं संबंधों को समझता है। हम अब अंतिम विशेषता पर आ गए हैं जो है संक्रिया ऑपरेशन। ये मैंने आपको पहले बताया है, चलिए एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि ये एक आंतरिक रूपांतरण है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है और वो भी क्या है, इंट्रोवर्ट जैसा है, अंदर की तरफ आंतरिक रूपांतरण है और जो उसको ये अपनी उल्टी अवस्था में स्वतः ही चला जाता है जब आप ये सीख लेते हैं। कुछ उदाहरण देखेंगे आप, जैसे ये जो मूर्त संक्रिया की अवस्था है तो उसमें बच्चा मूर्त पदार्थों का ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उदाहरण देखें क्या क्या कर सकता है, कोई भी पदार्थ है, वस्तु है, विषय है, वर्गीकरण कर सकता है, उस पदार्थ में वस्तु में संबंध स्थापित कर सकता है, वस्तुओं को क्रमानुसार कर सकता है, उसमें समरूपता आ जाती है, वो मानचित्र को भी समझता है। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, कभी कोई एग्जाम्पल आ जाए आपका नेट में इस तरह का कि मानचित्र को समझने की क्षमता बालक में किस अवस्था में उत्पन्न हो जाती है, तो ये तीसरी अवस्था है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। आप देखेंगे किंतु उसमें अभी अमूर्त जो जगत है, जो उसकी ज्ञानेंद्रियों से बाहर है, जिनके बारे में वो नहीं सोच पा रहा है, उनसे संबंधित जो विचार हैं, घटनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, उनके आधार पर वो वस्तु और घटनाओं को समझने का जो उसके अंदर जो क्षमता होती है उसका वो विकास नहीं कर पाता। मैं आशा करती हूँ कि आपको जो जीन पियाजे की जो तीसरी, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत जो तीसरी अवस्था बताई थी जिसे हमने मूत्र संक्रिया नाम दिया था, तो आप देखेंगे मूर्त संक्रिया, तो आपको ये समझ में आ गई होगी। मैंने सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है, आगे भी आई शैल ट्राई टू माई बेस्ट। हमारा जो एक छोटा सा प्रयास है उसको हम धीरे धीरे और इम्प्रूव बनाने का प्रयास करेंगे। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उसे लाइक कीजिए और बेल आइकन जो आपके पास आया हुआ है आप उसे क्लिक कीजिए। अगले जो भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत मुख्य बिंदु हैं उनके हम YouTube पर आपको वीडियो डाल देंगे जिससे आप घर पे बैठे ही उसे देख सकते हैं। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें और जो सोशल डिस्टेंस है उसको बनाए रखें। ये देश हमारा है, ये भारत हमारा है, हमें इसके विकास में इसी तरह घर में कैद होकर, दूरी बनाए रखकर, मास्क का प्रयोग कर कर हम इसके विकास में योगदान दे सकते हैं। देखिए ये योगदान तो हम जरूर देंगे, क्योंकि यदि हमने ये योगदान नहीं दिया तो हमारा भारत बहुत दूर पिछड़ जाएगा, विकास यात्रा में पीछे चला जाएगा और जो देश सबका गुरु था उसे हम पीछे नहीं देखना चाहेंगे। तो मैं आप सभी प्रशिक्षणार्थियों से, क्योंकि आप सभी शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, मैं आपसे आशा करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा संदेश आप इसकी अनुपालना जरूर करेंगे और भारतवासी होने पर गर्व करेंगे। धन्यवाद। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अब हम बात कर रहे हैं जीन पियाजे के द्वारा बताई गई चौथी अवस्था की। चौथी अवस्था का वर्ष क्या होता है, आयु सीमा क्या है, उसकी कालक्रम क्या है उसका, और उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, ये हमारे वीडियो का अंतिम चरण है। आप मुख्य बिंदु व्हाइट बोर्ड से उतार लें। मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने व्हाइट बोर्ड प्रस्तुत कर रही हूँ, उसके बाद समझाने का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं चौथी अवस्था की। देखिए व्हाइट बोर्ड की तरफ देखेंगे। चौथी अवस्था है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जीन पियाजे इसके प्रतिपादक हैं। चौथी अवस्था का नाम हमने यहाँ लिखा है अमूर्त चिंतन काल, और हमने आयु सीमा लिखी है इसकी 11 वर्ष से 15 वर्ष। कुछ मनोवैज्ञानिक इस वाली जो अवस्था है, इस अवस्था को सबसे लंबी अवस्था भी कहते हैं।
अब देखिए क्या होता है, इसमें मुख्य विशेषता क्या है। ये अवस्था मानसिक विकास की ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया है, मतलब वर्टिकल। अर्थात इस अवस्था में देखिए आयु सीमा देखिए 11 से 15, किशोर अवस्था की जो पड़ाव है, उम्र है, उसकी दहलीज पर हम पांव रख चुके हैं। देखिए इस अवस्था में, मतलब किशोर अवस्था में, समस्याओं के समाधान में ऊर्ध्वगामी मतलब वर्टिकल दिशा में, अर्थात उच्च मानसिक स्तर की ओर मानसिक क्षमताएं उत्पन्न होने लगती हैं। फिर क्या होता है, देखिए विचारों के माध्यम से ही स्थूल अनुभवों के अभाव में भी वो चिंतन कर लेता है। अब उसके सामने उसको चाहिए नहीं होता कि कुछ मिल जाए उसे। फिर देखिए समस्याओं का समाधान भी वह स्वतः ही ढूंढ लेता है। अब देखिए एक और मैं आपको बता रही हूँ, उसको थोड़ा सा हम आधे मिनट का समय लेंगे। वो परिकल्पना बना सकता है तथा उसकी सत्यता को स्थापित कर सकता है। आप कहेंगे ये नया शब्द है आपके लिए, परिकल्पना, जिसे अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या मतलब है हाइपोथेसिस का? थीसिस जब लिखी जाती है, डॉक्टरेट जब लिखी जाती है, तो आप देखेंगे कि परिकल्पना बनाई जाती है। परिकल्पना पीजी लेवल का विषय है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। परिकल्पना क्या होती है? ये वो नक्शा है जिसको ध्यान में रखकर मकान बनाया जा सकता है। आप ये मान लीजिए नक्शा है, इसी को देखकर आपका जो ठेकेदार है, कारीगर है, वो मकान बनाएगा, भव्य इमारत खड़ी करेगा, देखेगा कि कहाँ पर खिड़की है, कहाँ दरवाज़ा है, कहाँ वेंटिलेशन है, फर्श कैसा लगाना है, और व्यवस्थाएं सारी सैनिटरी से संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित। तो बस जो उस नक्शे का महत्व होता है वही परिकल्पना का महत्व होता है। वो हमारी सही है या नहीं है, हम सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी बच्चा किशोर अवस्था में समझने लगता है, अपने भविष्य के प्रति चिंतित हो जाता है। अगली विशेषता की ओर चलते हैं। अमूर्त चिंतन काल को ज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कहा जाता है कि जो ज्ञानात्मक विकास है इस अवस्था में क्या होगा, बिल्कुल अंतिम अवस्था है। फिर देखेंगे अमूर्त चिंतन काल में उच्चतम विचारों की, जो विचारों को सोचने, समझने, निर्णय लेने, तर्क लेने आदि में आपको सरल भाषा में समझाऊंगी आगे। अभी आप देखें अमूर्त चिंतन काल उच्चतम विचारों की अवस्था है। चिंतनशील विचार बना लेता है। इस अवस्था के बाद उपलब्धि में तो विकास संभव है, लेकिन ज्ञानात्मक क्षमताओं में इस अवस्था के बाद कोई भी विकास नहीं होता। अब देखिए एक और विशेषता, इस अवस्था में INRC के गुण विकसित हो जाते हैं। INRC क्या है, डिटेल से हम इस पर बात करेंगे। पहले आप एकदम सरल भाषा में समझ लीजिए, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था कि ये अवस्था मानसिक विकास की ऊर्ध्वगामी मतलब वर्टिकल वाली अवस्था है। इस अवस्था में, किशोर अवस्था में, बालक उच्च मानसिक क्षमताओं के आधार पर सोचने लगता है। मूर्त संक्रिया की जो अवस्था होती है उसमें वो क्षैतिज दिशा में सोचता है, और यहाँ पर आप देखेंगे वर्टिकल दिशा में सोचता है। और जो उसके स्थूल का अनुभव होता है उस पर वो मतलब थोड़ा सा विचार करता है। इस अवस्था में किशोर सीधे ही प्रत्यक्षीकरण कर लेता है। प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण एवं कार्यों पर निर्भरता से अपने चिंतन को मुक्त कर सकता है। अगर और सरल भाषा में कहें तो विचारों के माध्यम से ही स्थूल अनुभवों के अभाव में भी चिंतन कर सकता है। समस्याओं का व्यवहारिक हल ढूंढ सकता है, मानसिक हल ढूंढ सकता है। वह वर्तमान एवं प्रत्यक्ष से हटकर भी अपने चिंतन के आधार पर अपने सिद्धांतों का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार के विचारों को ही चिंतनशील विचार कहा गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, और अब देखिए एकदम सरल भाषा में एक एक लाइन में मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में कि मतलब क्या है। देखो, कुछ मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को सबसे लंबी अवधि वाली अवस्था कहते हैं, क्योंकि बालक देखो सबसे पहले इस लंबी अवस्था में प्रवेश कर जाता है और वो काफ़ी समय तक रहता है। वो इस अवस्था में बालक में दो प्रमुख गुण उत्पन्न हो जाते हैं। पहला तर्क करने की क्षमता, दूसरा चिंतन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बालक को रासायनिक क्रियाओं का भी ज्ञान हो जाता है और वो रासायनिक पदार्थों में अंतर करना भी सीख जाता है। उदाहरण सुनिए, जल्दी से समझ में आता है उदाहरण से, जैसे नमक है और शक्कर है।
नमक और शक्कर का यदि मैंने घोल बनाया तो वो उसमें अंतर कर पाएगा, अर्थात रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से वो अंतर कर लेता है। इस अवस्था में बालक में सामाजिक और नैतिक नियमों का पालन करने की भावना या सोच भी विकसित हो जाती है। धीरे धीरे वह स्वयं के नैतिक नियम भी बनाने लगता है और उन पे चलता भी है। इसलिए इस अवस्था को नैतिक नियमों के निर्माण की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था की सबसे प्रमुख विशेषताएं जो होती है, INRC समूह के गुण इसमें विकसित हो जाते हैं। I का मतलब होता है आइडेंटिफाई, मतलब पहचानना, ज्ञान का विकास करना, पहचानना। N का मतलब होता है नंबर्स या नेगेशन, मतलब निषेध करना। फिर आप देखेंगे R का मतलब होता है परसेप्शन, पहचानना, और C का मतलब होता है करेक्शन। अब वो अपने आप ही धीरे धीरे क्या करता है, सब कुछ धीरे धीरे समझने लगता है। मैं ब्लैक बोर्ड वर्क के माध्यम से लिख भी दूंगी आपको ये। और छोटी छोटी बात करें हम इस अवस्था के बारे में, क्योंकि ये अंतिम अवस्था है और आपको आपके एग्जाम में पूरी तरह से एक 16 नंबर, 8 नंबर का, 12 नंबर का जो क्वेश्चन आता है पूरा लिख के आना है। और ये एक ऐसा विषय है, जीन पियाजे का सिद्धांत जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हमेशा RPSC को भी प्रिय है। नेट का जो एग्ज़ाम होता है, PG लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, नेशनल इंटरनेशनल का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न जरूर बनता है। देखिए क्या है, सभी मानसिक शक्तियों का उच्चतम विकास। मोटे मोटे पॉइंट याद रखेंगे आप, आउटलाइंस याद रखेंगे, आपको अंदर का सब याद आ जाएगा। अमूर्त चिंतन का विकास, मूर्त वस्तुओं, घटनाओं, शाब्दिक रूप से आप देखेंगे व्याख्या करने की क्षमता का विकास, समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास, मूल्यांकन की क्षमता का विकास, तार्किक चिंतन का विकास, और वो भी किससे संबंधित, अमूर्त संपत्तियों पर भी संबंधित, पूर्व अनुमान एवं निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, सत्यापन करना, समान स्तर की, मतलब जो स्तर होता है उस पर बात करें हम, समान स्तर की जो समस्याएं होती है उसमें वो उसके अपना जो उपलब्धि स्तर होता है उसका भी वो ध्यान रखता है। तो ये हमने बात की ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत भाग 4 में चौथी अवस्था के बारे में। यहाँ आकर हमारा जो जीन पियाजे का जो सिद्धांत था, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वो यहाँ पर आकर हमने अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किया है, जिससे आप एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे अच्छी तरह से समझ पाएँ। यदि आपको कोई टर्म या किसी अवस्था के बारे में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप उसे। मैं जब उसे पढ़ूंगी, देखूंगी, तो मैं आपकी समस्या का समाधान या मुझसे जो भूल हुई है उसे सुधारने का पूरा प्रयास करूंगी। कि मात्र ये हमारा छोटा सा प्रयास ही है। आई एम नॉट ए मास्टर, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह लर्नर ही हूँ, स्टूडेंट हूँ। और मैं हमेशा चाहती हूँ, चाहे मैं अपने महाविद्यालय की प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं प्रिंसिपल उस 4 दीवारी के अंदर ही होती हूँ, लेकिन मेरा जो दैनिक दिनचर्या होती है या मैं अपने बारे में जो सोचती हूँ, हमेशा एक स्टूडेंट की बात ही सोचती हूँ। पढ़ना, पढ़ाना ये सब चलता रहेगा, लेकिन मैं हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति रखकर और हमेशा आगे बढ़ना चाहती हूँ कि आप सीखें, सिखाएं और जो भी कुछ गलतियाँ हों उसको सहज में स्वीकार कर लें। धन्यवाद। और अगले जो टॉपिक होगा आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम कौन सी यूनिट की बात करेंगे। धन्यवाद।